morning everyone. मेरा नाम पूजा है. I have been in here पहले भी थोड़े टाइम के लिए I was not here. तो आप में से कोई मुझे नहीं जानता होगा क्योंकि आप सब आपका नया एडमिशन है. बट मैंने मेरा एक्सपीरियंस है 3-4 साल का टीचिंग में एंड मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू तक दिया है और यूपीएससी का मेंस दिया है. तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को इतना पढ़ाने के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ. ठीक है. तो आज हम बेसिकली मेरा पोर्टफोलियो होगा करंट अफेयर्स. तो हम गवर्नमेंट स्कीम से स्टार्ट करेंगे. तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कभी कभी क्या पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में? हेडलाइंस, डेली हेडलाइंस. कौन सा न्यूज़पेपर? द हिंदू. गुड. समझ आ जाता है द हिंदू? और कोई आज पढ़ा है न्यूज़पेपर? कल पढ़ा था? ओके. लास्ट न्यूज़ कब क्या पढ़ा था? वोट चोरी. ओके. ठीक है. वैसे ये पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह होता है जो पॉलिटिकली बायस्ड जो होता है वो आपके एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है. आपके लिए एनालिसिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वोट चोरी क्या है, किस तरीके से हो रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ना कि पूरा उसका जो पॉलिटिकल इश्यूज है कि कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, किसने क्या एलिगेशंस लगाए हैं. तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. तो अभी तो हम आसान टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. गवर्नमेंट स्कीम्स या इनिशिएटिव्स जो पिछले महीने में या पिछले कुछ टाइम में गवर्नमेंट ने नए नए इनिशिएटिव्स लिए हैं. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, देखा है आपने यूपीएससी, मतलब बेसिकली आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि बीपीएससी की तैयारी, आप मेरे को ये बता दीजिए. अरे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, बोथ ही करना चाहिए क्योंकि एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिल जाता है ना. तो और ये अगर आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर बैठ करके हम तैयारी नहीं कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है. लेकिन ऑब्वियसली डू इट अगर हम करना चाहें तो. जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, आई गेस अनु सर आपका पॉलिटी का लेक्चर लेते हैं. हाँ, इकोनॉमी लेते हैं. ओके ओके. तो जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं अगर आप उनको ध्यान से पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी. तो एक एक बार आप मेरे को अपना नाम बता दीजिए. ठीक है. वैष्णवी, खुशी, श्रेया, आयुष. ओके. ठीक है. तो शुरू करते हैं. दिख रहा है सबको? सब सॉरी, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश बाइलिंगुअल. ठीक है. पहला इनिशिएटिव जो है हमारा वो है रियल क्राफ्ट पोर्टल. तो पोर्टल क्या होता है पहले तो आप मेरे को ये बताइए. व्हाट इज अ पोर्टल? वेबसाइट होता है. ठीक है. हाँ, कह सकते हैं कि एक तरीके का वेबसाइट होता है. और वोटिंग पोर्टल. वोटिंग पोर्टल होता है वोट के लिए. पोर्टल वोट के लिए भी हो सकता है. बेसिकली पोर्टल एक प्लेटफॉर्म होता है. जैसे स्टूडेंट्स पोर्टल होता है कि स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ को लेकर के क्या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कोचिंग्स में स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल बनाया जाता है. जो भी आपके ग्रीवांसेस हैं, जो भी आपका असाइनमेंट्स वगैरह है, वो सब कुछ उस पर अपलोड किया जाता है. सिटीजन्स पोर्टल होता है जिसमें कि पूरे देश भर के जितने भी लोग हैं, स्टेट के जितने भी लोग हैं, वो सब उसमें अटैच्ड होते हैं और उनको कुछ सर्विस चाहिए. जैसे कि हमको आधार कार्ड बनवाना है या हमको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है.
तो एक पोर्टल का नाम अगर सुना होगा तो वो है उमंग पोर्टल। ये इतना हैंग क्यों कर रहा है? ये ऐसे ही चलता है? एक सेकेंड। तो पहला इनिशिएटिव है हमारा रियल क्राफ्ट पोर्टल। तो नाम से लग रहा होगा कि ये एक क्राफ्ट या फिर कह सकते हैं कि आर्टिसंस के लिए एक पोर्टल हो सकता है, जो मजदूर होते हैं, जो बेसिकली हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं, जैसे ये हैंडमेड टोकरा वगैरह जो हो गया, या कोई क्राफ्ट हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गई, वो सारी चीजें। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये मरीन फिशर्स जो होते हैं, यानी जो मछुआरे होते हैं, उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जहां पर कि उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उनको क्या सर्विसेज मिलनी चाहिए, फिशिंग नेट्स मिलनी चाहिए, उनके लिए बोट्स प्रोवाइड करने चाहिए, अगर उनको कभी किसी तरीके का कोई खतरा महसूस होता है तो वो सारे जो क्वेरीज हैं वो इस पे एड्रेस कर सकते हैं। तो इट इज अ नेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म which provides web-based and citizen-centric services to marine fishers and coastal states and UTs. UPSC या BPSC कहाँ से सवाल पूछता है तो ये बोलेगा कि all the states, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ coastal states और UTs में, यानी यूनियन टेरिटरीज। तो इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कोस्टल स्टेट्स हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। ओके। एंड यूनियन टेरिटरीज में अगर बात करें तो पुडुचेरी है, दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली है। तो ये सारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं और स्टेट्स हैं, इनमें ये जो पोर्टल है या ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड किया गया है। तो एक राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो समुद्री मछुआरों और तटीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को मछली पकड़ने वाले जहाजों के पंजीकरण और लाइसेंसिंग के लिए वेब आधारित और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करता है। यानी जिस नाव को, जिस जहाज को यूज करके आप मछली पकड़ने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ये फिशरमैन और मेरा जो नाव है, मेरा जो जहाज है, उसको हम लेके जा रहे हैं समुद्र में। समुद्र में तो ऐसे जा नहीं सकते हैं, आपको जहाज लेकर के जाना पड़ेगा, अंदर जा करके आप मछलियां पकड़ते हैं। कई बार न्यूज में देखा होगा कि जो मछुआरे होते हैं वो चलते 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 श्रीलंका का पानी क्रॉस कर जाते हैं, जिसके बाद श्रीलंकन जो होते हैं आर्मी या नेवी उनको पकड़ लेती है। वो गलती से चले जाते हैं, लेकिन जो मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में यही होता है कि अगर कोई दुश्मन देश या कोई बाहरी देश का इंसान अगर आपके बॉर्डर्स में आ जाए तो आप उसको दोबारा से जाने नहीं दे सकते हैं। तो उसी के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए और उनके लाइसेंसिंग के लिए ये जो पोर्टल है इसको बनाया गया है। यह पोर्टल एक सरलीकृत डिजिटल प्रक्रिया है के माध्यम से स्वामित्व के हस्तांतरण और जहाज से संबंधित अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में भी सक्षम बनाता है। यानी अगर मेरे को ट्रांसफर करना है, जैसे जमीन होती है, जमीन की ओनरशिप की ट्रांसफर होती है कि आज ये जमीन किसी और के नाम पे है, कल को किसी और के नाम पे होगी। गाड़ियों के ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, उसी तरीके से ये जो जहाज है, कल को मेरा मन किया कि अब मेरे को फिशिंग नहीं करनी है, तो ये जो मेरा जहाज बचा हुआ है उसको हम क्या करें, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए ये जो सर्विस है ये भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। किसने इसको डेवलप किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने, यानी मत्स्य विभाग ने इसको डेवलप किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो दिख रहा है ना सबको, मतलब दिखाई देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द मरीन फिशरीज सेक्टर। कि अब उनको जगह जगह भागना नहीं पड़ेगा कि मेरे को अपने शिप का रजिस्ट्रेशन करवाना है, लाइसेंस के लिए कभी इस ऑफिस जा रहे हैं, कभी उस ऑफिस जा रहे हैं। ऑनलाइन एक पोर्टल बना दिया गया। जैसे अब अगर हमको वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है, तो वोटर कार्ड के लिए पहले कितना लंबा प्रोसीजर होता था कि आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा, या तो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में या फिर कलेक्टरेट में जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और एक विंडो से दूसरे विंडो, दूसरे विंडो से तीसरे विंडो, ये कागज लेके आइए, वो कागज लेके आइए। बट अब ऐसा नहीं है। अब आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, बीएलओ जो है वो आपका एड्रेस वगैरह वेरीफाई करेंगे एंड आपका वोटर आईडी जो है वो आपको मिल जाएगा। सिमिलर प्रोसीजर जो है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हो चुका है, आधार कार्ड के साथ हो चुका, मतलब बायोमेट्रिक के लिए ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा, वो ऑनलाइन नहीं हो सकता है।
लेकिन जो चीजें बिना बायोमेट्रिक के हो सकती हैं वो ऑनलाइन हो जाती हैं। इवन फॉर्म्स वगैरह भरना, तो पहले फॉर्म्स जो भराते थे वो इतनी आसानी से नहीं भराते थे, न्यूज़पेपर में पहले ऐड निकलता था, फिर लोग फिजिकली जाकर के फॉर्म लेते थे, पोस्ट से उसको भेजते थे या जाकर के जमा करते थे। अब क्या होता है, अब हम ऑनलाइन बैठे बैठे सारे एग्जाम्स के फॉर्म्स जो है वो कितनी इजीली भर देते हैं। तो इसी के लिए इसको बनाया गया है ताकि जो भी मछुआरे हैं जिनको जो दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं वो उनको कम फेस करना पड़े, और ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो फिशिंग सेक्टर में इन्वॉल्व हो सके। और ये प्रोसीजर जब इतना आसान हो जाएगा तो जो मछुआरे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह फिशिंग कर रहे हैं उनके लिए बिजनेस करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यही होता है कि बिजनेस मेरा करना कितना आसान है, लाइसेंसिंग कितनी आसानी से हो जा रही है। मतलब मान लिया कि आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे किसी चीज का बिजनेस करना है, तो अब मेरे को पूरा प्रोसीजर उसका फॉलो करना पड़ेगा। बिजनेस आप ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई ये प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं या लिमिटेड पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हर चीज का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है जो करवाना पड़ता है। और जितना आसान होगा ये रजिस्ट्रेशन करवाना उतना ही लोग जो है वो अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर बिजनेस करने के लिए। So it is a fully digital, transparent and time-bound, allowing applicants to submit minimal documentation, track the status of their applications, track the status of their application in real time and complete the process without visiting any government office. यानी मैंने अगर जैसे हम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, तो कभी उसके ऑफिस जाने की तो जरूरत नहीं पड़ती है। तुम आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद क्या होता है कि अगर हमको ऑर्डर ट्रैक करना है तो वहीं पे ट्रैकिंग आईडी दी रहती है, आप वहां पर जाकर के अपना रेफरेंस नंबर डाल करके उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। सिमिलर चीज यहाँ पर भी है कि अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई किया है, आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा और उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के किस स्टेज पे पहुंचा है। तो ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, यानी कि इंटीग्रेटेड विद द मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। क्या नाम है इसका? तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। क्या समझ में आ रहा है इससे? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्जैक्टली जितने भी मरीन प्रोडक्ट्स हैं जैसे फिश हो गए या श्रिम्प हो गए या जो अलग अलग तरीके के और मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं जो ईटेबल कुछ होते हैं, कुछ नॉन ईटेबल भी होते हैं, उन सबको एक्सपोर्ट करने में ये जो अथॉरिटी है वो हेल्प करता है। एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल टू फैसिलिटेट द इशुएंस ऑफ फिश कैच एंड हेल्थ सर्टिफिकेट्स। तो फिश है तो जाहिर सी बात है कि वो फिश खाने लायक है या नहीं है, वो सारी चीजें भी देखनी होंगी, क्योंकि समुद्र में तो हजारों तरीके की फिश है, उसमें से कुछ पॉइजनस भी हो सकती हैं। तो ये सारा सर्टिफिकेट्स जो है, फिट फॉर कंजम्पशन का सर्टिफिकेट जो है वो अथॉरिटी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल जो है वो देती है। तो रियल क्राफ्ट, ये रियल क्राफ्ट होगा, पोर्टल को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा और निर्यात निरीक्षण परिषद के साथ एकीकृत किया गया है ताकि मछली पकड़ने और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा मिल सके। दिस इंटीग्रेशन सपोर्ट्स ट्रेसेबिलिटी, कि अगर मान लिया कि हमने ऑनलाइन अप्लाई किया है कि ये फिश है जिसका कि मेरे को लाइसेंसिंग चाहिए, ये वेसल है, तो अगर कभी ऐसा होता है कि किसी बैच में, एक्सपोर्ट के किसी बैच में कुछ गड़बड़ी आती है, तो आप ट्रेस कर सकते हैं कि इसका जो प्रोड्यूसर था या ये कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा था। तो ट्रेसेबिलिटी, सैनिटरी कंप्लायंस एंड इको लेबलिंग व्हिच आर एसेंशियल फॉर एक्सपोर्टिंग सी फूड टू इंटरनेशनल मार्केट्स। क्यों
अब इंटरनेशनली जो हम देखें तो हाइजीन और सैनिटेशन को लेकर के स्टैंडर्ड्स इंडिया से ज़्यादा टफ होते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी हम उस लेवल पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आज का हम लोग तो मतलब जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं, हम जो रोड साइड से मछलियाँ लेकर के आते हैं, क्या हमें पता है कि वो कब की, मतलब उसको कब वो किया गया है, या वो सही तरीके से उसको प्रोक्योर किया गया है, नहीं किया गया है? वी जस्ट हैव इट। रोड साइड पे हम जब खाते हैं कुछ भी, तो उसमें इतना सोचते नहीं है कि हाइजीनिक है नहीं है। लेकिन जब आपको अपने देश से बाहर कुछ भेजना है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपना नहीं देख सकते हैं, पूरे देश का जो इमेज है वो वहाँ पे स्टेक पे आ जाता है। जैसे अभी ही न्यूज में आया था ना कि साउथ अफ्रीकन कंट्री, मतलब अफ्रीकन कंट्री में, नामीबिया, गुयाना, ये सब में इंडिया से कुछ कॉफ सिरप्स एक्सपोर्ट किए गए थे, एंड वहां पर बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी उस कॉफ सिरप की वजह से। MDH मसाले हो गए, एवरेस्ट मसाले हो गए, इन सब में बात हुआ था कि इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है और साल्मोनेला जो बैक्टीरिया होता है, उसका प्रेजेंस जो है वो देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें हैं जो इंटरनेशनली, अब आप एक तरफ क्लेम करते हो कि हम स्पाइस मार्केट हैं पूरी दुनिया के, स्पाइस बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, एंड आपके स्पाइसेस ही अगर फ्रेश नहीं है तो दैट इज वेरी मच रिस्की फॉर इंडिया और इंडियन बिजनेसेस, क्योंकि हमारा डिमांड जो है इकोनॉमी में, डिमांड सप्लाई इतना तो पढ़ा होगा, तो अगर डिमांड जो है वो कम हो मतलब कमेगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर्स जो है उनको लॉस होगा। तो यह एकीकरण ट्रेसेबिलिटी, स्वच्छता अनुपालन और इको लेबलिंग का समर्थन करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में समुद्री खाद्य निर्यात के लिए आवश्यक है। यह पोर्टल समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और पोत ट्रैकिंग और नेविगेशन के लिए ट्रांसपॉन्डर के उपयोग का समर्थन करने के लिए नवमित्र एप्लीकेशन से भी जुड़ा हुआ है। तो एक और एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम आ रहा है नवमित्र। अब ये एप्लीकेशन जो है ये बनाया गया है सी सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए, सी सेफ्टी एंड सपोर्ट द यूज ऑफ ट्रांसपॉन्डर। फिजिक्स पढ़ा है थोड़ा, मतलब अगर ट्रांसपॉन्डर क्या होता है? क्या होता है ट्रांसपॉन्डर? हाँ, बेसिकली आप मतलब सिग्नल भेजते हैं, उसके बाद वो सिग्नल जो है वो उस वेसल तक या उस जहाज तक, समुद्र की बात हो रही है, कोई भी चीज जो है उसका अगर लोकेशन ट्रेस करना है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है और उस डिस्टेंस से जब वापस आती है उसको कहते हैं ट्रांसपॉन्डेंस। और उससे पता चलता है कि वो जो वेसल है या जो कंसाइनमेंट है अगर खो गया है तो वो हम किस तरीके से उसको ट्रेस कर सकते हैं। सपोज हाँ, तो द पोर्टल इज ऑल्सो लिंक्ड टू नवमित्र एप्लीकेशन to enhance sea safety and support the use of transponders for vessel tracking and navigation. फीचर्स क्या है इसके या विशेषताएं क्या है इसकी? तो under the sustainable harnessing and fisheries of fisheries in the EEZ rules. EEZ क्या होते हैं? तुम पहले भी थे ना क्लास में? EEZ होता है एक्सपोर्ट इकोनॉमिक या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या डेफिनेशन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का? वो तो हम समझ गए, एक्सपोर्ट के लिए जो जोन बनाया गया है, पर किस तरीके से, अपनी मर्जी से हम बनाते हैं या क्या प्रोसेस है इसका? सब कंट्री मिलकर के डिसाइड किया है कितना डिस्टेंस? 200 किलोमीटर नहीं, 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स। कहां से 200 नॉटिकल माइल्स? यानी कि
मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया है, ये लक्षद्वीप, ये अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा ये। तो हम 200 नॉटिकल माइल्स यहाँ से लेंगे कि यहाँ से लेंगे? वहां से भी लेंगे, वहां से भी लेंगे। हाँ, तो ये अगर मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 नॉटिकल माइल्स से कम हो, तो फिर कहाँ से लेंगे? यहाँ से अगर डिस्टेंस नापना है तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स, लेकिन क्योंकि ये भी इंडियन टेरिटरी ही है, इंडिया से बाहर नहीं है, तो यहाँ से भी हम 200 नॉटिकल माइल्स जो है लेंगे। तो जितना भी सी होता है हमारा, ऊपर तो है नहीं, ऊपर तो पहाड़ है, तो जितना भी सी है उन सब में जो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया है वो हमारा कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसका फीचर ये है कि यहाँ पर आप फिशिंग कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब वो स्क्रॉल करने में, ठीक है, तो आप यहाँ हम फिशिंग कर सकते हैं, यहाँ हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे मान लेते हैं कि ऑयल फील्ड अगर हमको डिस्कवर करना है, ड्रिलिंग वगैरह, तो वो सब हम यहाँ पर कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। यही अगर हम 200 नॉटिकल माइल्स से बाहर जाना चाहते हैं तो फिर हमको इंटरनेशनल बॉडीज से परमिशन लेनी पड़ेगी, और आसपास की कंट्रीज जो हैं जिनका एरिया वहां पर आता है उनसे भी हमको कंसल्टेशन जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट है इसका फीचर या इसकी विशेषता कि ट्रेडिशनल एंड स्मॉल स्केल फिशर्स यूजिंग मोटराइज्ड और नॉन मोटराइज्ड क्राफ्ट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग एन एक्सेस पास। यानी कि वैसे जो छोटे छोटे मछुआरे हैं जिनको कि अभी बस अपने लिए वो लोग या तो फिशिंग करते हैं या इंडिया में ही थोड़ा बहुत बेच करके वो अपना काम चलाते हैं, तो उनके लिए ये सारा जो रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं है कि आपको इन सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होगा। तो मोटर चालित या गैर मोटर चालित शिल्प का उपयोग करने वाले पारंपरिक और छोटे पैमाने के मछुआरों को एक्सेस पास प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी गई है। The portal ensures that foreign fishing vehicles are not allowed to obtain access passes, thereby protecting the interests of Indian small scale fishers. मान लेते हैं कि सारा का सारा जो ये पास है, एक्सेस पास है जो वाटर में जाने का, वो अगर फॉरेन फिशिंग व्हीकल्स ने ले लिया, कुछ चाइना वालों ने, कुछ श्रीलंका वालों ने, कुछ ये इंडोनेशिया, मलेशिया, जो भी हमारे आसपास की कंट्रीज हैं, तो इससे नुकसान किसको होगा? हमारे देश के जो छोटे मछुआरे हैं उनको नुकसान जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो पोर्टल यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी मछली पकड़ने वाले जहाजों को एक्सेस पास प्राप्त करने की अनुमति ना हो, जिससे भारतीय छोटे पैमाने के मछुआरों के हितों की रक्षा हो। Fishermen and their vessels are identifying using QR coded आधार कार्ड्स और फिशर ID कार्ड्स। यानी कि जैसे हमारा गाड़ी फास्टैग से आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें जो चेसिस नंबर वगैरह होता है उससे आइडेंटिफाई किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर एक QR कोडेड आधार कार्ड होगा जिससे कि पता चलेगा कि ये जो
जहाज है, ये जो वेसल है, ये किसको बिलोंग करता है. Ensuring proper verification and monitoring at sea. These digital features help marine enforcement agencies, including the Indian Coast Guard and Indian Navy, to strengthen coastal security and surveillance in the exclusive economic zone. क्योंकि 26/11 अटैक के बारे में सबने सुना है, जो हुआ था थ्रू सी रूट, वे ऑफ अरेबियन सी के थ्रू जो टेररिस्ट थे वो एंटर किए थे. वो एक टाइम था और प्रेजेंट में एक टाइम है. उस टाइम पे इंडिया जो था वो आर्मी पे ज्यादा फोकस करता था रादर देन नेवी पे. लेकिन अभी हमने डिसाइड, मतलब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जितना फोकस जो है वो आर्मी पे होता है, एयरफोर्स पे होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो नेवी पे भी है. क्योंकि उस टाइम हमने ये स्पेक्यूलेट नहीं किया था कि सी रूट से भी हमारे को खतरा हो सकता है, लेकिन वैसा हुआ. एंड 26/11 वाज मतलब वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक्स में से आता है अगर बात करें तो. तो इस वजह से ये अब जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन नेवी है, उनको इंश्योर करना होता है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे. और अगर पता चलेगा कि ये जो वेसल है, ये जो शिप है, ये किसको बिलोंग करता है, तो कोस्टल सिक्योरिटी और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी. Currently, 2.3 lakh fishing, 38 lakh fishing vehicles across 13 coastal states and union territories are registered on the रियल क्राफ्ट पोर्टल. यानी अभी 13 राज्य जो हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, वो यहाँ पर रजिस्टर्ड है. अराउंड 64,187 मैकेनाइज्ड फिशिंग व्हीकल्स विल नीड टू ऑब्टेन एक्सेस पासेस फॉर EEZ ऑपरेशंस थ्रू द रियल क्राफ्ट सिस्टम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो जितना भी ये किया जा रहा है वो स्पेशली उन वेसल्स को ज्यादा फोकस करता है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाकर के फिशिंग करते हैं. और यानी कि अगर वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है वो है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. तो वैसे तो ये कोई नया इनिशिएटिव नहीं है, काफी पहले का ये इनिशिएटिव है. कोई सुना है इसके बारे में? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या समझ में आ रहा है इससे? No, it is not related to food security. बेसिकली ये एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है. ठीक है. काफी पहले इसको लॉन्च किया गया था. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो इसको मतलब इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है. लेकिन ये रूरल और अर्बन यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जो है दोनों में ही ये एप्लीकेबल होता है. अब यहाँ टू इंश्योर अ मिनिमम लेवल ऑफ सोशल सिक्योरिटी, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि जो बूढ़े लोग हैं, जो विधवाएं हैं, या वैसे लोग जिनको किसी तरीके की डिसेबिलिटी है, जो दिव्यांग जन जिनको हम प्रेजेंट में कहते हैं, उन लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. और सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है एक सर्टेन अमाउंट जिससे कि आप सोसाइटी में सिक्योर्ड रह सकें. अब वो अमाउंट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन सरकार एक अमाउंट जो है वो निर्धारित करती है कि इतना अमाउंट हर एक बूढ़े व्यक्ति को, जैसे वृद्धा पेंशन योजना होता है, विधवा पेंशन योजना होता है, वो सारा जो है वो इसी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर अलग अलग इनिशिएटिव्स के रूप में हमको देखने को मिलता है. to provide financial and food assistance to families living below the poverty line. यानी एक तो ये कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए है, जैसे एल्डरली हो गए, विडोज हो गए और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो गए. दूसरा वैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या एल्डरली या विधवा वैसे नहीं जो अबव द पॉवर्टी लाइन है, उन लोगों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे है. तो समाज के कमजोर वर्गों, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को वित्तीय और खाद्य सहायता प्रदान करना. जैसे पीडीएस शॉप्स जो होते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप, वहां पर राशन जो है वो सस्ते में मिलता है. 5 रुपए केजी में चावल मिल जाएगा, 4 रुपए केजी में दाल मिल जाएगा. तो ये सब सरकार को एक्चुअल में तो 5 रुपए केजी, 4 रुपए केजी नहीं मिलता है.
सरकार जो है वो सब्सिडाइज्ड रेट पर लोगों को देती है, ताकि वो भी जो लोग हैं वो भी हमारी ही सोसाइटी का एक हिस्सा है और वो अपना जीवन यापन जो है वो अच्छे से कर सके। क्योंकि अभी वो जो है वो इनकम वाइज अगर देखें तो वो सोसाइटी के बाकी लोगों की तरह उतने अच्छे नहीं है। तो इट इज एन एफर्ट टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव्स लेड आउट अंडर आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 41 है, जो कि कहता है कि आपको हर किसी को इक्वली ट्रीट करना है, ये सुनिश्चित करना है कि हर किसी का डेवलपमेंट जो है वो इक्वल लेवल पे हो सके। तो इसका ऑब्जेक्टिव को मीट करना। आर्टिकल 41 है क्या? फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी है, क्या है? डीपीएसपी है। क्या खास बात होती है डीपीएसपी की? करंट अफेयर्स में ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि करंट अफेयर्स सोनली सिर्फ न्यूज से नहीं होगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि न्यूज के पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो पूछा जाता है। जैसे न्यूज में अगर मान लेते हैं कि साइक्लोन आया है, तो वो ये नहीं पूछेगा कि साइक्लोन कहाँ पे आया, किस कंट्री ने उस साइक्लोन का नाम दिया, वो साइक्लोन के कॉन्सेप्ट से सवाल पूछेगा। तो अगर न्यूज में आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 41 तो चलो कम न्यूज में रहता है, लेकिन अगर ऐसा कोई आर्टिकल है जो बहुत ज्यादा न्यूज में है तो उससे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसीलिए करंट अफेयर्स जो है अगर आप होलिस्टिकली प्रिपेयर करते हैं तो आपका बहुत सारा जो स्टैटिक सिलेबस है ना, आपका इकोनॉमी का हो गया, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, वो सब भी साथ साथ में कवर होते हुए जाता है। तो अराउंड 3.09 करोड़ इंडिविजुअल्स जो हैं वो इसके अंडर रजिस्टर्ड हैं, यानी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर रजिस्टर्ड हैं। इसके की फीचर्स क्या हैं? तो इसके जो बेनिफिशियरीज हैं या इसके जो लाभार्थी हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता है? तो उनका सिलेक्शन होता है ग्राम सभा के द्वारा या ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा। वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी पंचायत में, हमारी म्यूनिसिपैलिटी में इतने लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, ये लोग जो हैं वो विधवा हैं, ये लोग जो हैं वो वृद्ध हैं और उनको इतना पेंशन अमाउंट जो है वो मिलना चाहिए। तो लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं की विभिन्न एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का पहचान करती है। यानी जैसा कि हम बताएं कि एनएसएपी जो है वो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, यानी एक बड़ा प्रोग्राम है और उसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। तो एक होगा नेशनल वृद्धा पेंशन योजना, एक होगा नेशनल विडो पेंशन योजना, एक डिसेबिलिटी पेंशन योजना। तो उन सब के अंडर यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रिडोमिनेंटली अगर हम देखें कि ये असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड किया जाता है, तो मोस्टली ये डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू किया जाता है। क्या होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर? सीधा अकाउंट में। और जब 2016 में जन धन योजना जब लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे उसका एक बहुत बड़ा मोटिव था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? तो अगर आपके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो रिडंडेंट है, उसको कोई किसी को याद भी नहीं है कि मेरा बैंक अकाउंट है, नहीं, वो यूज हो रहा है, तो आप पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है, उसमें आप इंक्लूडेड हैं, आप उससे बाहर नहीं है। और जन धन योजना में बहुत सारे जीरो बैलेंस अकाउंट्स खुले थे उस टाइम पे। ये जो क्राइटेरिया था कि इतना अमाउंट जो है वो होना ही चाहिए अकाउंट खोलने के लिए, वो क्राइटेरिया उस टाइम पे हटा दिया गया था। अभी भी जो अकाउंट्स जन धन योजना के तहत खुलते हैं वो जीरो बैलेंस अकाउंट हो सकते हैं और उन्हीं अकाउंट्स में ये जो पेंशन का पैसा है वो जाता है, लेकिन 100% अभी भी नहीं जाता है। और यही कैच है, एग्जाम में या टेस्ट में सवाल पूछेगा कि 100% ऑफ द ट्रांसफर अंडर एनएसएपी स्कीम्स इज मेड थ्रू डीबीटी। और हमको लगेगा कि हाँ, सरकार तो डीबीटी करती रहती है तो 100% ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और बाकी का जो होता है वो या तो मतलब ये मनी ऑर्डर्स के थ्रू या डायरेक्ट कैश में डिसबर्स किया जाता है। तो पहले क्या होता था ना कि पहले पंचायत को, म्यूनिसिपैलिटीज को पैसे दे दिए जाते थे कि आप अब इसको बांट दीजिए। अब वहां जो पंच बैठे हैं या जो भी सरपंच बैठे हैं वो क्या करते थे कि अगर आपको मान लेते हैं 1000 रुपया आया, 500 उसमें से मेरा हुआ, 500 रुपए आपको मिलेंगे। लेकिन अब तो ये होगा नहीं, अब आपके डायरेक्टली आपके अकाउंट में अगर पैसे जा रहे हैं तो वहां बीच में पैसों की हेराफेरी नहीं हो सकती है।
Each state or union territory appoints a nodal secretary to oversee implementation and coordination. States must submit quarterly progress reports by the 15th of the month following each quarter. यानी अब इसको implement करने के लिए, इसको monitor करने के लिए, यानी ये ठीक से implement हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर जो है वो एक नोडल सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है जो स्टेट लेवल पे खुद स्टेट करता है या यूनियन टेरिटरी करता है, और वो देखते हैं कि सही से स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, बेनिफिट्स जो है वो सही में बेनिफिशियरीज को मिल रहा है, लाभार्थियों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और उसके हिसाब से ये जो इंस्पेक्शन होता है उसके हिसाब से क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया जाता है बाय द 15th ऑफ द मंथ फॉलोइंग ईच क्वार्टर, यानी हर 4 महीने में अगर हम देखें तो ये रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट की जाती हैं। क्या क्या है जो इसके तहत इंक्लूडेड है, कौन कौन से स्कीम्स हैं जो इसके तहत इंक्लूडेड है? तो पहला है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। नाम से ही समझ आ रहा है कि जो बूढ़े लोग होंगे उनके लिए ये स्कीम जो है वो किया गया है। तो बीपीएल इंडिविजुअल्स जो 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन योजना या विधवा पेंशन योजना, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को 40 से 59 वर्ष की आयु। अच्छा, अब ये 40 से 59 ही क्यों रखा गया? 60 में तो फिर वो वृद्धा पेंशन में चले जाएंगे, इसीलिए 40 से 59 वर्ष का आयु जो है वो रखा गया है। और उसके पहले का इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि उसके पहले आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब 40 साल तक आपकी बॉडी इतना आपको सपोर्ट कर सकती है कि आप खुद से कुछ कमा सकें। नेक्स्ट, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, वन टाइम लमसम टू बीपीएल फैमिलीज, यानी एक बार में एक सर्टेन अमाउंट जो है वो दे दिया जाएगा ऑन द डेथ ऑफ द प्राइमरी ब्रेड विनर एजेड 18 to 59 ईयर्स। मान लेते हैं कि हम में से कोई या किसी की फैमिली जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है और जो इकलौता कमाने वाला इंसान है, जनरली फादर होते हैं या बेटा होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो जो इंसान है वो 18 से 59 साल के बीच में होता है, क्योंकि जनरली जो रिटायरमेंट एज होती है वो 60 साल की होती है। तो अगर वो 18 से 59 साल के बीच में होता है तो ये जो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है इसके तहत आपको जैसे पेंशन स्कीम में आपको 1000 रुपए दे दिया, 2000 रुपए दे दिया, मंथली मिलेगा। इसमें एक बार में मान लिया 50,000 रुपए दे दिए कि इतना आपको जो है आप फ्यूचर अपना कैसे सिक्योर करना चाहते हैं आप सिक्योर कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 18 से 59 साल की आयु के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर बीपीएल परिवारों को एक मुश्त राशि दी जाती है। लास्टली, अन्नपूर्णा स्कीम, जहां 10 केजी फूड ग्रेन्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरीके का पैसा जो है वो आपको देने की जरूरत नहीं है, to every individual, to every month to eligible senior citizens who qualify for old age pension but also but do not receive monetary benefits under इंदिरा पेंशन। यानी कि यहाँ पे उनको रजिस्टर तो है पर उनको पैसे अगर नहीं मिल रहे हैं तो उनको इस स्कीम के तहत अनाज जो है वो दिया जाएगा। तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान करती है, लेकिन जो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है के तहत मौद्रिक लाभ प्राप्त नहीं करने वाले। यही कैच है कि ऐसा ना हो कि लगे कि जो इनको यहाँ पे पैसा मिल रहा है उन्हीं को यहाँ पर जो है वो ये फूड ग्रेन्स भी मिल रहे हैं, जिनको यहाँ पर पैसा नहीं मिल पा रहा है उनको ये जो फूड ग्रेन्स है वो मिलता है। नेक्स्ट, कुंभ 2025। तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था ऑन अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कूप का मतलब हुआ कोऑपरेटिव और कुंभ तो जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स इकट्ठा होते हैं, उसको बोला जा रहा है कुंभ। तो शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो सहयोग, नवाचार और नीतिगत उन्नति पर केंद्रित है, यानी कोलैबोरेशन, इनोवेशन और पॉलिसी एडवांसमेंट। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं?
ठीक है, एग्जाम्पल सुधा डेयरी, वेरी गुड, अमूल, वेरी गुड, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। तो बेसिकली कोऑपरेटिव जो है वो एक इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सरकारी हो सकता है या गैर सरकारी, अपना निजी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लेकिन उसकी ओनरशिप किसी एक के पास नहीं होती है। मान लेते हैं कि हम 5 लोग हैं, हमने डिसाइड किया कि हम एक कोऑपरेटिव स्टार्ट करेंगे। कोऑपरेटिव का पर्पस होगा कि हम पापड़ बनाएंगे। जनरली महिलाएं जो हैं वो पापड़, अचार, इन सब का कोऑपरेटिव्स बनाती हैं। तो हम ये कोऑपरेटिव जो है वो बनाएंगे ताकि हम में से सब जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। लिज्जत पापड़ का नाम सुना है? लिज्जत पापड़ जो है वो एक बहुत ये अच्छा कोऑपरेटिव का एग्जांपल जो है वो हम दे सकते हैं अगर विमेन लेड कोऑपरेटिव्स का एग्जांपल देना है तो। वैसे तो अमूल है ही, अमूल तो इस मतलब इंडिया का ही बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस था वो वैसे कोऑपरेटिव्स के लिए था जो अर्बन एरियाज में बेस्ड है। अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर दैट फोकसेस ऑन कोलैबोरेशन, इनोवेशन एंड पॉलिसी एडवांसमेंट। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो कि अच्छे होते हैं कोऑपरेटिव्स, कि उनका एम बहुत अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा लोग नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजिकली वो उतने एडवांस नहीं होते हैं, इसकी वजह से उनका जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो उसी को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज किया गया। तो एम था इसका स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रमोट इनोवेशन इन द कोऑपरेटिव बैंकिंग लैंडस्केप। उद्देश्य वित्तीय समावेशन के लिए सहकारी ढांचे को मजबूत करना और सहकारी बैंकिंग परिदृश्य में नवाचार को बढ़ावा देना, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो फाइनेंशियली इंक्लूड हो सके। अभी हम बताएं फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कि आपके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव है मान लिया और उनका अपना कोई कोऑपरेटिव के नाम से बैंक अकाउंट नहीं है, तो उसको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है कि उस कोऑपरेटिव को आप फाइनेंशियली जो हमारा इकोनॉमी है उसमें इंक्लूड करें। नोडल मिनिस्ट्री, जाहिर सी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी। कौन है अभी कोऑपरेशन मिनिस्टर? मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। ऐसी कोई मिनिस्ट्री एग्जिस्ट करती है इतना तो पता होगा, क्योंकि ये पुरानी मिनिस्ट्री नहीं है, कुछ टाइम पहले ही बनी है। आई थिंक 2 या 3 साल हुआ है इसको बने हुए। अमित शाह, अमित शाह जो है वो हमारे होम मिनिस्टर के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी है। ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी, किसने इसको ऑर्गेनाइज किया? तो नेशनल फेडरेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज इज ऑर्गेनाइजिंग द कॉन्फ्रेंस। Aligned with conference aligns with International Year for Cooperatives 2025 as declared by the United Nations. Very very important, खास करके जो वन लाइनर एग्जाम्स होते हैं जिसमें मतलब ऐसे वन लाइन करंट अफेयर्स जो हैं वो पूछे जाते हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2025 को यूनाइटेड नेशंस ने किस साल का दर्जा या कौन सा साल डिक्लेयर किया है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। थीम क्या है इसका? डिजिटाइजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग कम्युनिटीज, यानी सपनों का डिजिटलीकरण, समुदायों का सशक्तिकरण। अब क्या इसमें फीचर्स थे, क्या हुआ इस कॉन्फ्रेंस में? तो इट विल डेलिबरेट ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड यूथ लीडरशिप इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। एक चीज जो फैक्ट है वो ये है कि इंडिया में लोग ज्यादा हैं, नौकरियां कम हैं, और यही रीजन है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जगह जगह पर जाकर के ये बात कहते हैं कि आप नौकरी मांगने वाले मत बनिए, आप नौकरी देने वाले बनिए। तो जब हम नौकरी देने वाले बनते हैं तो यही बात हो रही है कि औरत जो, क्योंकि मेन जो है वो एजुकेटेड हो जाते हैं, उनको जॉब्स भी इजीली मिल जाती हैं, मतलब प्रेजेंट अगर सिनेरियो देखा जाए तो, लेकिन विमेन जो होती हैं उनको घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम बाहर पढ़ना चाहते हैं तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो हमारे ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर हम जॉब्स नहीं कर पाते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है ये इस बात पर फोकस करता है कि इवन अगर औरतें जो हैं वो घर पर रह करके कुछ काम करना चाहती हैं तो वो कोऑपरेटिव्स के थ्रू कर सकती हैं। और यूथ लीडरशिप को भी यहाँ पर प्रमोट करने की बात की जा रही है कि जो
अभी प्रेजेंट में 18 to 40 इयर्स के जो लोग हैं, यूथ जनरली हम इन्हीं को बोलते हैं, वो कोऑपरेटिव्स में लीडरशिप का रोल जो है वो ले सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव्स जो है वो बने। और ज्यादा से ज्यादा जब कोऑपरेटिव्स बनेंगे तो जो सरकार से हम बार बार नौकरी की डिमांड करते हैं वो हमको डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा हमको जो हमारी इकोनॉमी होगी वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगी या आत्मनिर्भर। ठीक है, इसीलिए इतना एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेस को हमारी सरकार जो है वो बढ़ावा दे रही है। तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ क्रेडिट यूनियन एंड ग्रीनस्टोन फार्म क्रेडिट सर्विसेज विल शेयर इनसाइट्स ऑन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड सस्टेनेबल बैंकिंग। अब ये जो टर्म है कोऑपरेटिव फाइनेंस, मान लिया कि हम डिसाइड करते हैं कि हमको एक कोऑपरेटिव जो है वो स्टार्ट करना है, किसी भी चीज का, अचार का, पापड़ का, एनीथिंग, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है जिससे कि हम जाकर के लोन ले सकें या किसी से पैसा ले सकें। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, हम उनसे जाकर के पैसे मांगते हैं और फिर अगर हमारा कोऑपरेटिव प्रॉफिट नहीं किया तो हम एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं कि कर्ज को चुकाने के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ रहा है, उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ रहा है। तो कोऑपरेटिव्स का फाइनेंस आसानी से हो सके, वो जो क्राइटेरियाज हैं उसको थोड़ा लिबरलाइज किया जा सके, इसके लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज किया गया कि पूरी दुनिया में कोऑपरेटिव्स को लेकर के क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो जो है वो यहाँ पर बताया जाएगा। तो विश्व क्रेडिट यूनियन परिषद और ग्रीनस्टोन फार्म क्रेडिट सर्विसेज के प्रतिनिधियों सहित अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ सहकारी वित्त और सतत बैंकिंग में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतर्दृष्टि साझा करेंगे। तो यहाँ पर आकर के ये लोग जो है वो अपना इनपुट्स देंगे कि इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। लास्ट जो इनिशिएटिव है आज का हमारे लिए वो है बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क। बिम्स्टेक का नाम सुना है? नहीं सुना है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, क्या किसने क्या बोला था अभी? तेलंगाना कब से नया, नेपाल, भूटान और आई थिंक एक दो और कंट्रीज हैं इसमें, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट इट, लेकिन ये सारी कंट्रीज तो हैं। सार्क नेशंस नहीं, सार्क नेशंस तो अलग है, इसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं है। सार्क में पाकिस्तान इंक्लूडेड है, इसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं है। और EC का मतलब हुआ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो आई थिंक ये ढाका में है या फिर श्रीलंका में होगा, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट। तो ये बिम्स्टेक जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली बे ऑफ बंगाल के आसपास की जितनी कंट्रीज है ना, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल करके ही कुछ मरीन ऐसे करके, पहले इसका फुल फॉर्म कंट्रीज के नाम पर था, लेकिन जब ज्यादा कंट्रीज इसमें ऐड होती चली गई तो इसका फुल फॉर्म जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये बिम्स्टेक ने लिया है, इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क। अब नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव होगा जहां पर मरीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मरीन जितने भी इनिशिएटिव्स, ढाका बांग्लादेश में है ना, तो उनको लेकर के एक नेटवर्क जो है, उनके रिसर्च के लिए एक नेटवर्क जो है वो बनाया गया। तो यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र, बे ऑफ बंगाल के शोधकर्ताओं के बीच सहयोग को सुगम बनाने और बिम्स्टेक सदस्य देशों को के शोधकर्ताओं के बीच नेटवर्किंग के माध्यम से नीली अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए एक मंच है। अब व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी?
एनीथिंग रिलेटेड टू सी, ओशन, मरीन इज ब्लू इकोनॉमी. इसमें फिशिंग आ जाता है, ड्रिलिंग आ जाता है, माइनिंग आ जाता है, मिनरल्स जो हैं जो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मिलते हैं, वो सारा जो है वो ब्लू इकोनॉमी में आ जाता है. ग्रीन इकोनॉमी होता है जो बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज पे फोकस करते हुए हम जो वो करते हैं. हाँ, ग्रीन इकोनॉमी वही है. ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के बजट में भी मेंशन है ऑरेंज इकोनॉमी. गिग वर्कर्स पता है क्या होता है? क्या होता है? ऑनलाइन काम, मतलब बेसिकली जो फ्रीलांसिंग करते हैं, या तो ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन भी कर सकते हैं. जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, इन सब के जो डिलीवरी गाइज होते हैं, इनको कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता है. ऐसा तो नहीं है ना कि दीपिंदर गोयल जो है वो आकर के ये जो राइडर्स हैं इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता होगा, ऐसा तो नहीं होता है. तो ये लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं कि हमको, और इनका जो पेमेंट होता है वो भी कि एक दिन में आपने कितनी डिलीवरीज की, जैसे ओला उबर हो गया, एक दिन में आप कितनी राइड्स लेकर के जाते हैं, उसके बेसिस पे आपको पेमेंट जो है वो मिलेगा. ऑरेंज इकोनॉमी इज गिग इकोनॉमी. जितने भी लोग ये फ्रीलांसिंग सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनली इस बारे में स्पीच जो है, बात जो है वो की है अपने स्पीचेस में. तो ये है ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करता है. और जो बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज हैं वो यहाँ पर साथ में इन्वॉल्व हैं. कब अनाउंस किया गया था? 2022 में कोलंबो के बिम्स्टेक समिट में इसको अनाउंस किया गया था और 2024 में इसको लॉन्च किया गया. अब नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ मरीन या वो सब नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है. सिर्फ नेशनल की बात नहीं हो रही है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव है. अलायंस विथ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. क्या है इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? गुड रिलेशंस. मतलब ऐसा है कि जब पूरी दुनिया में किसी तरीके का अगर कोई आपदा आती है तो हम पहले अपने नेबरहुड पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा नेबरहुड जो है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जैसे कि जब कोविड आया था तो वैक्सीन मैत्री एक इनिशिएटिव चला था जिसमें हमने अपने आसपास की कंट्रीज को वैक्सीन जो है वो भेजे थे. तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये हो गया कि हमको अपने आसपास के देशों के साथ गुड रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करना है. एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम सुना है? नहीं सुना है? इंडो पैसिफिक ईस्टर्न कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ईस्टर्न कंट्रीज हाँ, साउथ चाइना सी में जो जो कंट्रीज आती हैं, ठीक है. बेसिकली यही जो हमारे ईस्ट में जो कंट्रीज पड़ती हैं, मोस्टली आसियान देश, जो यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनाई, लाओस, ये सारी, कोलंबिया, ये सारी कंट्रीज जो हैं, इन सब का जो ग्रुप है यहाँ पर, वो उनको हम आसियान देश कहते हैं. ठीक है. और उनके साथ तो नेहरू जी का जब टाइम था, उस टाइम पे उन्होंने पॉलिसी लॉन्च की थी लुक ईस्ट, जो कि मोदी जी के आने के बाद यानी आफ्टर 2014 वो अब बन गई है एक्ट ईस्ट. तो ये मोस्टली फोकस्ड है आसियान कंट्रीज पर. नहीं, चाइना हमारे ईस्ट में नहीं है ना, चाइना हमारे नॉर्थ में, और आसियान में चाइना नहीं है. वो जो यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज है ना, चाइना के नीचे वाली, फिलीपींस, इंडोनेशिया वगैरह, वो उसमें इंक्लूड होती है. अभी बात हो रही है तिमोर लेस्टे को उसमें इंक्लूड करने के लिए, पर अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है. फिर इंडो पैसिफिक यानी जो इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक ओशन का जो कनेक्टिंग एरिया है, वहां पे जो कंट्रीज हैं वो, और महासागर स्ट्रेटेजीज. तो अब पहले हमारा एक इनिशिएटिव हुआ करता था सागर. सागर था सिक्योरिटी
growth for all in Indian Ocean region. ठीक है, इसको अब और बड़ा कर दिया गया है, यानी इस इनिशिएटिव का जो दायरा है उसको और बढ़ा करके, पहले ये सिर्फ सिक्योरिटी पे फोकस था, अब ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को भी इंक्लूड करता है. अभी रिसेंटली हुआ है ये, मतलब ये मान के चलिए कि पिछले 6-7 महीनों में ये जो इसका स्कोप जो है वो बढ़ाया गया है. सागर को अब बढ़ा करके कर दिया गया है, महासागर. तो इसमें श्रीलंका और ये आसपास की जो भी इंडियन ओशन की कंट्रीज हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं. तो बिम्स्टेक है तो जाहिर सी बात है कि श्रीलंका उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा. So it focuses on marine challenges, ecosystem health, research innovations, building young researchers network, effective marine resource management and harmonious policy development. जो भी चीजें हैं marine development से related उन सब पे ये फोकस करता है. Purpose क्या है इसका? Enables institutional collaborations. जैसे कि इंडिया में मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वैसे ही वैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका में भी हो सकता है, वैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडोनेशिया में भी हो सकता है. तो इन सब जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं ये सब साथ मिल करके कोलैबोरेट करेंगी ताकि कुछ टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, कुछ उनके पास है, कुछ उनके पास है, वो मिल करके एक साथ एक बेटर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके, बेटर इनिशिएटिव्स ले सके. Through twinning research grants and split-site PhD fellowships, linking leading Indian institutions with those in other BIMSTEC countries. तो यह जुड़वा अनुसंधान अनुदानों और विभाजित साइट PhD फेलोशिप के माध्यम से संस्थागत सहयोग को सक्षम बनाता है, जो प्रमुख भारतीय संस्थानों को अन्य बिम्स्टेक देशों के साथ जोड़ता है. पहला कॉन्फ्रेंस जो है इसका 4 से 6 नवंबर 2025 को हुआ था, मतलब अभी जस्ट होकर के निकला है. कहां पर? कोची में हुआ था. और ये एक बाईएनियल कॉन्फ्रेंस है, यानी हर 2 साल पर ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा. तो अगला जो कॉन्फ्रेंस होगा इसका वो 2027 में होगा. तो भारत ने 4 से 6 नवंबर 2025 को कोची में पहला द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की. सिग्निफिकेंस, तो इट हैज कनेक्टेड 25 institutions and over 50 researchers in reinforcing India's commitment to sustainable fisheries in the Bay of Bengal, which accounts for about 6% of the world's fish catch and hosts over 1/3 of the world's fishing fleet. यानी पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है ये सिर्फ बे ऑफ बंगाल पे फोकस्ड है. अरेबियन सी अगर लिखेगा तो उसको सही नहीं मानेंगे. ठीक है, यहाँ इसके आगे का कल करेंगे.